भारत में संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम किसने रखा था? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी है एम एन राय, ऑप्शन डी है पी आर अम्बेडकर। तो बच्चों, भारत में संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम एम एन राय ने रखा था और ये संविधान सभा भारत के लिए संविधान का निर्माण करेगी। तो इस तरह से ऑप्शन सी सही उत्तर है। भारत में संविधान सभा के गठन का विचार एम एन राय ने 1934 में रखा था और ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान सभा के गठन का विचार प्रस्तुत किया। इसके पश्चात 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के निर्माण का प्रस्ताव पास किया। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने कहा था कि स्वतंत्र भारत का संविधान भारत के लोगों द्वारा निर्मित होगा? यानी कि संविधान के निर्माण में बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। कहा था कि स्वतंत्र भारत का संविधान नेहरू थे, यानी कि प्रथम प्रधानमंत्री जिन्होंने कहा था कि स्वतंत्र भारत का संविधान होगा, उसका निर्माण कांग्रेस के लोगों के द्वारा किया जवाहरलाल नेहरू और 1938 में स्वतंत्र भारत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से जवाहरलाल मताधिकार के आधार पर चुनी स्वतंत्र भारत का संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार पर चुनी गई संविधान सभा के द्वारा किया जाएगा। ब्रिटिश सरकार ने इस मांग को भी पंडित नेहरू की इस मांग को ब्रिटिश सरकार ने संविधान सभा के चुने हुए लोग ही संविधान का निर्माण भारतीयों के द्वारा ही किया जाना, भारत के लोग होंगे। अगला प्रश्न बच्चों, ब्रिटिश सरकार के द्वारा अगस्त प्रस्ताव कब लाया गया? तो बच्चों, भारत में संविधान सभा की मांग को भी इस अगस्त प्रस्ताव में स्वीकार किया गया। तो बच्चों, ब्रिटिश सरकार ने अगस्त प्रस्ताव 1940 में लाया था। तो इस तरह से ऑप्शन सी सही उत्तर है। थोड़ा विस्तार से जानकारी ले लें बच्चों। 1940 में ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से जवाहरलाल नेहरू की संविधान निर्माण की तथा संविधान सभा की मांग को स्वीकार कर लिया तथा ब्रिटिश सरकार के 1940 के स्वीकृत प्रस्ताव को ही अगस्त प्रस्ताव का नाम दिया जाता है। यानी कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा और संविधान के निर्माण की मांग की थी, उसको इसी अगस्त प्रस्ताव में माना गया था। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार ने क्रिप्स मिशन कब भेजा? तो बच्चों, यह क्रिप्स मिशन था भारत की स्वतंत्रता से संबंधित। तो ब्रिटिश सरकार ने भारत में क्रिप्स मिशन 1942 में भेजा था। अगस्त प्रस्ताव बच्चों याद रखना, अगस्त प्रस्ताव 1940 में और क्रिप्स मिशन 1942 में। थोड़ा विस्तार पूर्वक जानकारी लेंगे। 1942 में ब्रिटिश सरकार के एक कैबिनेट मंत्री थे जिनका नाम था सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। उन्हीं के नाम पर इसका क्रिप्स मिशन नाम रखा गया और मंत्रिमंडल का एक सदस्य और था। वो भारत पे स्वतंत्र संविधान निर्माण के ब्रिटिश सरकार के एक प्रारूप प्रस्ताव के साथ भारत आए थे। यानी कि जो संविधान निर्माण करना था उस पर ब्रिटिश सरकार का एक प्रस्ताव था। वो कैबिनेट यानी कि कैबिनेट मंत्री क्रिप्स इसी प्रस्ताव को भारत लेकर के आए थे और इस संविधान को दूसरे विश्व युद्ध के बाद अपनाया जाना था। यानी कि जो संविधान का निर्माण होना था उसको द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपनाया जाना था। तो बच्चों, आपको पता होगा कि द्वितीय विश्व युद्ध 1940 से लेकर के 1945 तक लड़ा गया था और बच्चों, क्रिप्स मिशन की इस प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके द्वारा मुस्लिम लीग की 2 संविधान सभा की मांग को ठुकरा दिया गया था? बच्चों, आपको ऑप्शन दिया गया है क्रिप्स मिशन, ऑप्शन बी है अगस्त प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन और पूना समझौता। तो बच्चों, क्रिप्स मिशन के द्वारा मुस्लिम लीग की 2 संविधान सभा की मांग को अस्वीकार किया था। यानी कि जब क्रिप्स मिशन भारत आया तो उसी समय ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने भारत में 2 संविधान की मांग रखी जिसको क्रिप्स मिशन ने अस्वीकार कर दिया। बच्चों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? आपको 4 कथन दिए गए हैं जिनमें से बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 थी। यानी कि संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा गठित की गई उसकी संख्या 389 थी और उन 389 सीट में से 93 सीट देशी रियासतों को आवंटित की गई थी और 389 सीट से 296 सीट ब्रिटिश भारत की थी। तो जो इनमें से सारे कथन सत्य हैं, यानी कि ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाता है। विस्तार से इस प्रश्न के बारे में जानेंगे। बच्चों, संविधान निर्माण के लिए जो संविधान सभा का गठन हुआ था उसकी कुल सदस्य संख्या 389 थी और 93 सीटें देशी रियासतों की थी तथा 296 सीटें ब्रिटिश भारत की थी। यह संविधान सभा की संरचना थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी हुई निकाय थी। ऑप्शन ए कहता है संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी हुई निकाय थी, यानी कि प्रत्यक्ष मतदान और अप्रत्यक्ष मतदान। ऑप्शन बी, संविधान सभा आंशिक रूप से नामित हुई निकाय थी, यानी कुछ लोगों का नाम नामित किया गया था। तो बच्चों, इसमें ऑप्शन सी सही उत्तर है। यह दोनों कथन ही सत्य हैं। यानी कि संविधान सभा के जो सदस्य थे उनको कुछ को नामित किया गया था तथा कुछ सदस्य जो थे वह चुनाव के द्वारा चुने गए थे। इसके पहले हमने संविधान सभा के संरचना के बारे में देखा था। बच्चों, अगला प्रश्न देखेंगे, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ऑप्शन ए है 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन बी है 10 दिसंबर 1946, ऑप्शन सी है 9 दिसंबर 1947, ऑप्शन डी है 10 दिसंबर 1947। बच्चों, ऑप्शन ए सही उत्तर है। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो बच्चों, भारत में जब संविधान सभा का गठन
कर दिया गया तब उसका मुख्य कार्य था संविधान का निर्माण करना। तो इसमें संविधान सभा की बैठकें प्रारंभ हुई। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने किया था? तो बच्चों इसके पहले हमने क्वेश्चन पढ़ा था कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, वो थी 9 दिसंबर 1946 को। और इसमें पूछा गया है संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो बच्चों ऑप्शन बी सही उत्तर है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। विस्तार से जानकारी लेंगे बच्चों। फ्रांस की तरह संविधान सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य, यानी फ्रांस में जब संविधान का निर्माण हुआ तो वहाँ पे सबसे जो वरिष्ठ सदस्य उनको संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया था। उसी को देखते हुए भारत में भी संविधान सभा की जब पहली बैठक हुई तो संविधान सभा के जो सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उनको ही संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष बनाया गया। अगला प्रश्न है बच्चों, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया है? यानी कि जो संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, वरिष्ठतम थे संविधान सभा में, इसलिए उनको अध्यक्ष चुना गया। लेकिन इसके पश्चात संविधान सभा का एक स्थायी अध्यक्ष चुना गया और वह थे बच्चों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो बच्चों संविधान सभा की दूसरी बैठक में राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और इसके साथ साथ संविधान सभा में जो दो उपाध्यक्ष थे, यानी डॉक्टर एस.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी, इन दोनों लोगों को उपाध्यक्ष चुना गया। यानी कि संविधान सभा में एक अध्यक्ष और दो उपाध्यक्ष चुने गए। तो बच्चों इन क्वेश्चंस को सही से पढ़ लें और रट लें। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित हुआ था? बच्चों संविधान सभा में संविधान निर्माण के लिए हमारे क्या उद्देश्य होंगे, उनको लेकर के पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था। और वह तारीख थी बच्चों 13 दिसंबर 1946। यानी कि सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन डी, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो बच्चों संविधान सभा में संविधान निर्माण के समय एक उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया और उस उद्देश्य प्रस्ताव में यह था कि भारत का संविधान कैसा होगा। तो इस प्रस्ताव को किसने प्रस्तुत किया था? इसमें बच्चों ऑप्शन ए सही उत्तर है, यह भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इस तरह से ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाता है। बच्चों 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। इस क्वेश्चन को हमने पहले भी डिस्कस किया है और बच्चों ये सबसे महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनको आप एग्जाम देने के पहले यदि पढ़ते हैं तो आप अवश्य ही एग्जाम में क्वेश्चन हल कर पाएंगे। इस उद्देश्य प्रस्ताव में बच्चों संवैधानिक संरचना के ढांचे और दर्शन की भी झलक थी। और बच्चों इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा में स्वीकार कर लिया गया। तो बच्चों आप सभी को उद्देश्य प्रस्ताव से प्रश्न जो बनता है वो जरूर रट लेना चाहिए, जैसा कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने पास किया और उद्देश्य प्रस्ताव को कब प्रस्तुत किया गया था। इसके पश्चात बच्चों इस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने कब स्वीकार कर लिया था। तो बच्चों ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको जरूर आप पढ़ें। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों, माउंटबेटन योजना कब प्रस्तुत की गई थी? बच्चों सबसे पहले माउंटबेटन योजना के बारे में जानकारी लेते हैं कि ये माउंटबेटन योजना थी जो भारत के बंटवारे की योजना प्रस्तुत की गई थी। तो बच्चों इस योजना को कब प्रस्तुत किया गया था? बच्चों सही उत्तर है ऑप्शन ए, 3 जून 1947 को भारत में माउंटबेटन योजना प्रस्तुत की गई थी। ऑप्शन ए सही उत्तर है। तो बच्चों आप सभी सारे जितने भी प्रश्न मैं डिस्कस कर रहा हूँ उनको ध्यानपूर्वक पढ़ते रहिए और बार बार इन प्रश्नों को हल करने का प्रयास कीजिए ताकि आप एग्जाम में सभी क्वेश्चंस को हल कर सकें। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? तो बच्चों ऑप्शन ए है 15 अगस्त 1947, 22 जुलाई 1947, 26 जनवरी 1947, 26 जनवरी 1950। बच्चों संविधान सभा ने अपने राष्ट्रीय प्रतीकों को कब अपनाया था, इसके बारे में भी क्वेश्चन आता है। तो बच्चों ऑप्शन बी सही उत्तर है, भारत में 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। अब बच्चों राष्ट्रीय ध्वज के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, जैसे कि जो हमारा भारतीय ध्वज है वो गौरव और विभिन्नता का प्रतीक है। भारतीय ध्वज को ट्राई कलर या तिरंगा के नाम से भी जानते हैं, आप सभी को उसको तिरंगे के नाम से बुलाते हैं। भारत के जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको 22 जुलाई 1947 को ग्रहण किया गया है, यह भी हमने पहले ही पढ़ा। और बच्चों इसमें से जो इसका केसरिया, सफ़ेद और हरा रंग है, इनके बारे में भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। जैसे कि केसरिया रंग त्याग का प्रतीक है, जो सफ़ेद रंग है बच्चों वो शांति का प्रतीक है और हरा रंग खुशहाली का प्रतीक है। तो इसमें से जो मध्य में एक चक्र होता है उसे अशोक चक्र के नाम से जानते हैं। और बच्चों अशोक चक्र का रंग क्या होता है? नीला रंग होता है। और यह जो चक्र है वो 24 तीलियों से बना हुआ है। और भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है बच्चों वो पिंगली वेंकैया द्वारा डिजाइन किया गया था। और बच्चों राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है आपको पता होगा, 3:2। तो बच्चों राष्ट्रीय ध्वज के बारे में विस्तृत रूप से हमने जाना कि इसको हम तिरंगे के नाम से भी जानते हैं। इसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। इसमें 3 रंग हैं जिसमें से केसरिया, सफ़ेद और हरा रंग है। केसरिया रंग त्याग का प्रतीक है तथा हरा रंग खुशहाली का और सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक है। बच्चों हमारे राष्ट्रीय ध्वज में बीच में एक चक्र है जो कि अशोक चक्र के नाम से जाना जाता है, जिसमें 24 तेलियाँ बनी हुई हैं। और बच्चों इस तिरंगे को 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने स्वीकार किया था।
अगला प्रश्न है बच्चों, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? बच्चों, भारत का प्रथम राष्ट्रपति भारत का पहला नागरिक होता है। और बच्चों, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस तरह से ऑप्शन ए सही उत्तर है। बच्चों, भारत में संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और भारत में जब संविधान सभा का निर्माण पूरा हो चुका था, जो संविधान सभा ने संविधान का निर्माण किया, उसके पश्चात ही राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। अगला प्रश्न है बच्चों, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, भारत का संविधान कितने दिनों में बनकर तैयार हुआ था? यानी कि जब भारत के संविधान सभा ने भारत के संविधान को कितने दिनों में निर्मित किया? तो बच्चों, ऑप्शन सी सही उत्तर है। भारत का जो संविधान था वह 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में बनकर तैयार हुआ। और कुछ विस्तृत जानकारी लेंगे इस बच्चों। संविधान सभा जो संविधान का निर्माण किया, उसमें लगभग 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया गया था। और संविधान सभा में 114 दिन तक संविधान निर्माण की चर्चा हुई। तो बच्चों, 60 देशों के संविधानों का अवलोकन करने का मुख्य कारण यह था कि सभी संविधान की अच्छी जो तथ्य हैं उनको हम अपने संविधान में ग्रहण कर सकें। अगला प्रश्न है बच्चों, संविधान निर्माण में कितने रुपए खर्च हुए थे? तो बच्चों, जब किसी भी चीज़ का निर्माण करते हैं तो आप सभी को पता ही होगा कि कुछ ना कुछ खर्च आता है। यानी कि संविधान, दूसरे संविधानों का अवलोकन करना, वहाँ की उपस्थिति बनाना, इस सारी चीज़ों में संविधान निर्माण में कुछ पैसे खर्च हुए थे। तो वह कितने रुपए थे? तो बच्चों, ऑप्शन डी सही उत्तर है। संविधान निर्माण में 64 लाख रुपए खर्च हुए थे। बच्चों, ये क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया, ये कई एग्जामों में एसएससी तथा बैंक एग्जाम में आ चुका है। तो इस क्वेश्चन को आप याद रखिए। संविधान निर्माण में 64 लाख रुपए खर्च हुए थे। अगला प्रश्न है बच्चों, भारत के राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया था? बच्चों, अपना भारत का जो राष्ट्रीय गान है उसको रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा रचित किया गया था। और इस राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया था, ऐसा क्वेश्चन कई बार आया है। तो बच्चों, ऑप्शन सी सही उत्तर है। 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रीय गान को अपनाया गया। कुछ विस्तृत जानकारी लेंगे हम। भारत का जो राष्ट्रगान था वह रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह हो जाती है बच्चों कि इस राष्ट्रीय गान को कुल 52 सेकंड में गाया जाता है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है एग्जाम में। भारत की जो राष्ट्रगान है यानी जनगण मन, इसको हम 52 सेकंड में पूरा किया जाता है। बच्चों, रविन्द्रनाथ टैगोर जो भारत के प्रथम व्यक्ति थे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला, और इनको 1913 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, भारत के राष्ट्रीय गीत की रचना किसने किया था? इसके पहले हमने बच्चों पढ़ा था राष्ट्रगान के बारे में। राष्ट्रगान की रचना किसने किया और राष्ट्रीय गीत की रचना किसने किया, ये 2 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और लगभग हर एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। तो बच्चों, भारत का जो राष्ट्रीय गीत है इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी? बच्चों, ऑप्शन ए सही उत्तर है। बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा भारत के राष्ट्रीय गीत यानी जो वंदे मातरम है उसकी रचना की गई थी। और राष्ट्रगान की रचना रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है बच्चों, प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो बच्चों, प्रारूप समिति क्या होती है? बच्चों, भारत में संविधान निर्माण के लिए मुख्यतः एक समिति का गठन किया गया था। यानी कि उस समिति का मुख्य कार्य ही यही था कि संविधान का निर्माण करना। तो बच्चों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। विस्तार से जानकारी लेंगे बच्चों। प्रारूप समिति जिसका मुख्य कार्य संविधान निर्माण था, उसके अध्यक्ष कौन थे? BR अम्बेडकर यानी भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा की सबसे प्रमुख समिति थी। बच्चों, प्रमुख समिति इसलिए क्योंकि इसी समिति का कार्य था संविधान का निर्माण करना। और इसके अन्य सदस्य थे बच्चों गोपाला स्वामी अय्यर, कृष्ण स्वामी, KM मुंशी, मोहम्मद सदुल्ला, माधवराव और TT कृष्णमाचारी। अगला प्रश्न बच्चों, भारत के संविधान को कब अपनाया गया था? इस क्वेश्चन को बच्चों याद रखना, हमारे संविधान में प्रथम पृष्ठ में ही इसको लिखा गया है। यानी भारत के संविधान को कब अपनाया गया था। बहुत सारे बच्चे इसको गलती करते हैं कि 15 अगस्त 1947 को। नहीं बच्चों, भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। तो इस तरह से ऑप्शन डी सही उत्तर है। बच्चों, कुछ संविधान के बारे में हम जानकारी लेंगे, जैसा कि भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, इसलिए हम 26 नवंबर को प्रतिवर्ष संविधान दिवस भी मनाते हैं। उसके साथ संविधान निर्माण में कुल 64 लाख रुपए खर्च हुए थे। संविधान निर्माण में 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया गया और इसके निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। अगला प्रश्न है बच्चों, आधुनिक भारत का मनु किसे कहा जाता है? तो बच्चों, आधुनिक भारत का मनु डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है, जो कि संविधान निर्माता भी इनको कहा जाता है और इनको संविधान निर्माण में इनकी मुख्य भूमिका थी। इस तरह से ऑप्शन ए सही उत्तर है। तो बच्चों, इन सारे 25 प्रश्नों को आप बार बार देखें और हल करने का प्रयास करें, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि आप इनको हल करते हैं तो एग्जाम में अवश्य ही क्वेश्चन हल कर पाएंगे। बच्चों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। सर्वप्रथम किस देश ने अपने संविधान में प्रस्तावना को शामिल किया था? बच्चों, हमारा जो भारतीय संविधान है उसमें भारतीय संविधान में सर्वप्रथम प्रस्तावना है। तो आपको ये बताना है कि भारतीय संविधान में तो प्रस्तावना है, लेकिन इस प्रस्तावना को सर्वप्रथम किस देश ने अपने संविधान में शामिल किया? तो बच्चों, ऑप्शन ए सही उत्तर है। सर्वप्रथम
संविधान में अमेरिका ने प्रस्तावना को शामिल किया था? अगला प्रश्न है बच्चों, संविधान का परिचय पत्र किसे कहा जाता है? आपको ऑप्शन दिया गया है मूल अधिकार को, ऑप्शन बी दिया गया है मौलिक कर्तव्य को, ऑप्शन सी दिया गया है प्रस्तावना, ऑप्शन डी है उद्देश्य प्रस्ताव। आपको बताना है कि भारतीय संविधान का परिचय पत्र किसे कहा जाता है। तो बच्चों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रस्तावना को भारतीय संविधान का परिचय पत्र कहा जाता है और इसको हम भारतीय संविधान की भूमिका भी कहते हैं। और बच्चों इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप अगर प्रस्तावना को पढ़ते हैं तो हमारे भारत के जो संविधान है उसकी एक झलक मिल जाती है आपको। संविधान इसी वजह से प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा जाता है। और NN पालकीवाला जैसे विधि विशेषज्ञ ने भी इस प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। भारतीय संविधान में प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा बनाए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। अगला प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए, प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। दूसरा है, अमेरिका ने सर्वप्रथम प्रस्तावना को संविधान में शामिल किया था। तो बच्चों आपको बताना है कि इन दो कथनों में कौन सा कथन सत्य है। बच्चों भारत का जो प्रस्तावना है उसमें संशोधन किया जा सकता है, यानी ऑप्शन ए सही है, और अमेरिका ने ही सर्वप्रथम प्रस्तावना को अपने संविधान में अपनाया था। तो इस वजह से ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाता है, यानी प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। दूसरा, हमने पहला ही क्वेश्चन पढ़ा था कि प्रस्तावना को किस देश ने सर्वप्रथम अपनाया, तो बच्चों वह अमेरिका था। और भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न आता है, भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो बच्चों भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ट्रिकी क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि संविधान दिवस कब मनाते हैं। तो बच्चों भारत का जो संविधान है उसको 26 नवंबर को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन डी सही उत्तर है। अब भारतीय संविधान के बारे में थोड़ा सा विस्तार में हम चर्चा करेंगे। और बच्चों हमने जो पहले वीडियो जारी किया है उसमें आपको भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो बच्चों भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया, यानी इसी वजह से 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। इसके साथ साथ भारतीय संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे। प्रारूप समिति का कार्य था संविधान की रचना करना। इसके साथ साथ प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बच्चों प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। BR अम्बेडकर को आधुनिक भारत का मनु भी कहा जाता है। इसके साथ साथ भारत का जो संविधान है उसके निर्माण में 64 लाख रुपए खर्च हुए हैं। और भारत का जो संविधान है उसको 60 देशों के संविधानों का अवलोकन करके बनाया गया है। तो बच्चों ये बहुत ही महत्वपूर्ण वन लाइनर जानकारी है जिसको मैंने वीडियो जारी करने के पहले ही बताया था कि इस वीडियो में हम विस्तार से भी चर्चा करेंगे, जिससे आपको आगामी परीक्षाओं में जो इंडियन पॉलिटी से संबंधित प्रश्न होंगे बहुत आसानी से आप उनको हल कर सकते हैं। और बच्चों इसके पहले वाला अगर आप वीडियो देखेंगे तो उसमें भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित प्रश्न है, जिसको आप वीडियो को देखने के बाद आप आसानी से भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित जो भी क्वेश्चन आएगा परीक्षा में उसको आप आसानी से हल कर लेंगे। अगला प्रश्न बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से शब्द प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए थे? बच्चों ऑप्शन ए है समाजवादी, ऑप्शन बी है धर्मनिरपेक्ष, ऑप्शन सी है बंधुत्व, ऑप्शन डी है अखंडता। आपको बताना है कि इनमें से कौन से शब्द हैं जिनको भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो बच्चों इसमें से ऑप्शन सी सही उत्तर है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारत के जो संविधान में प्रस्तावना है उसमें 3 शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए थे। इसके पहले बच्चों हमने एक प्रश्न डिस्कस किया था जिसमें मैंने बताया था कि भारत के संविधान का जो प्रस्तावना है उसमें संशोधन किया जा सकता है। अगला प्रश्न बच्चों, भारत की संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत की प्रकृति कैसी है? यानी आपको भारत की प्रकृति के बारे में बताना है कि भारत के संविधान के अनुसार भारत देश की प्रकृति कैसी है, संप्रभु है या लोकतांत्रिक है या गणतांत्रिक है? तो बच्चों भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत की जो प्रकृति है वह संप्रभु भी है, लोकतांत्रिक भी है और गणतांत्रिक भी है, यानी कि यह तीनों शब्द भारत की संविधान के प्रस्तावना में दिए गए हैं। और इसके साथ साथ भारत की संविधान की प्रस्तावना में यह भी बताया गया है कि भारत एक समाजवादी देश भी है, यानी कि आपको 4 शब्दों को ध्यान रखना है। भारत एक संप्रभु देश है, समाजवादी है, लोकतांत्रिक है तथा धर्मनिरपेक्ष गणतांत्रिक राज्य व्यवस्था वाला देश है। अगला प्रश्न बच्चों, भारतीय संविधान में उल्लेखित संप्रभुता शब्द का क्या अर्थ है? आपको विचार करके बताना है कि जो संप्रभु शब्द दिया गया है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उसका क्या अर्थ है। तो बच्चों ऑप्शन ए में बताया गया है भारत किसी अन्य देश पर निर्भर नहीं है। संप्रभु का क्या अर्थ है? भारत किसी अन्य देश पर निर्भर नहीं है। इसके साथ साथ भारत किसी अन्य देश का डोमिनियन भी नहीं है। भारत अपने बाहरी और आंतरिक मामलों का निस्तारण करने के लिए स्वतंत्र है। तो बच्चों इस प्रश्न का आंसर है सभी, यानी कि ये जो तीनों दिए गए हैं भारत किसी अन्य देश पर निर्भर नहीं है। संप्रभु का मतलब है कि हम किसी देश के अधीन नहीं है, ना तो किसी देश के डोमिनियन है, और कोई भी देश हमारे बाहरी और आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। तो बच्चों आप सभी को भारत की संविधान में जो प्रस्तावना में संप्रभुता शब्द दिया गया है उसका अर्थ समझ में आ गया होगा कि हम किसी देश पर निर्भर नहीं हैं, ना ही हम किसी देश के डोमिनियन हैं और ना ही हम
हमारे किसी बाहरी और आंतरिक मामलों पर कोई भी देश हस्तक्षेप कर सकता है। यानी कि ये तीनों ही तथ्य सत्य हैं। भारत का विभिन्न संगठनों का सदस्य होना संप्रभुता नहीं सीमित करता है, यानी भारत किसी संगठन का सदस्य है तो वो। अगला प्रश्न है बच्चों, भारत की जो संविधान है उसमें आधारिक संरचना बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो थ्योरी थी वह किस मामले में सामने आई थी? आप सभी ने आधारिक संरचना यानी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बहुत ज़्यादा सुना होगा, लेकिन आपने कभी ये नहीं सोचा होगा कि यह जो आधारिक संरचना है वह हमारे संविधान में मूलतः नहीं थी। इसको किस केस के बाद सामने लाया गया था? तो बच्चों ऑप्शन सी सही उत्तर है, यानी कि भारत के संविधान में केशवानंद भारती केस के पश्चात ही आधारिक संरचना का सिद्धांत यानी बेसिक स्ट्रक्चर की थ्योरी सामने आई। इसके बाद क्वेश्चन आता है, भारत में निम्न में से कौन सी नीति 1991 में लागू नहीं की गई थी? आपको क्वेश्चन ध्यानपूर्वक पढ़ना है और बताना है कि इन तीनों में से उदारीकरण, लोकतांत्रिकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण में से कौन सा नीति 1991 में लागू नहीं की गई थी? तो बच्चों ऑप्शन बी सही उत्तर है। 1991 में भारत सरकार ने वैश्वीकरण, निजीकरण और उदारीकरण की नीति अपनाई, लेकिन लोकतांत्रिकरण की नीति नहीं अपनाई गई थी। तो इस तरह से ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाता है। बच्चों आप सभी इन क्वेश्चंस को ध्यानपूर्वक पढ़ते रहिए ताकि आप आगामी परीक्षाओं में इंडियन पॉलिटी से संबंधित सारे प्रश्न आसानी से हल कर सकें। और मैं आपको 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि इन क्वेश्चन से ही आपको आगामी परीक्षाओं में क्वेश्चन मिलने वाले हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है। ऑप्शन बी, भारतीय समाजवाद साम्यवादी समाजवाद है। तीसरा है, भारतीय समाजवाद मार्क्सवादी और गांधीवादी का मिला जुला रूप है। भारतीय समाजवाद गांधीवाद समाजवाद की ओर जुड़ा हुआ है। आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो बच्चों भारत का जो समाजवाद है उसको आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे या देखेंगे तो आपको लगेगा कि भारत का जो समाजवाद है वो लोकतांत्रिक समाजवाद है तथा गांधीवादी समाजवाद है, लेकिन इसमें मार्क्सवादी समाजवाद के भी कुछ गुण हैं, लेकिन अधिकतम जो समाजवाद है वो गांधीवाद की तरफ झुका हुआ है। यानी कि ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाता है। भारत का जो समाजवाद है लोकतांत्रिक समाजवाद है, ना कि साम्यवादी, यानी कि पूर्ण रूप से साम्यवादी नहीं है। और साम्यवादी समाजवाद को बच्चों हम क्या कहते हैं? राज्य आश्रित, यानी कि सरकार के ऊपर आश्रित समाजवाद को हम साम्यवादी समाजवाद कहते हैं, जैसा कि आपको चीन और रूस में देखने को मिलेगा। और साम्यवादी समाजवाद में उत्पादन और वितरण के सभी साधनों का राष्ट्रीयकरण हो जाता है, यानी वहाँ पर कोई निजी संपत्ति नहीं होती है। जैसे कि भारत में साम्यवादी और गांधीवादी दोनों का मिला जुला रूप है। यहाँ पे निजी संपत्ति का उन्मूलन नहीं है, कुछ साधनों पर राज्य का अधिकार है, लेकिन कुछ राज्यों पर निजी संपत्ति का भी अधिकार दिया गया है। लोकतांत्रिक समाजवाद मिश्रित अर्थव्यवस्था में विश्वास रखता है। बच्चों मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों होते हैं। जैसे कि हमने साम्यवादी अर्थव्यवस्था में देखा कि उसमें सिर्फ राज्य सरकार का ही संपत्ति पर अधिकार होता है, कोई निजी संस्था या निजी स्वामित्व नहीं होता है, लेकिन मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र होते हैं। लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है गरीबी, उपेक्षा, बीमारी तथा बेरोजगारी को समाप्त करना। और बच्चों भारतीय समाजवाद मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिला जुला रूप है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है? बच्चों यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है और ज़्यादातर बच्चे इसमें गलती कर जाते हैं और उसमें भारत पर ही सही का निशान लगा देते हैं, किंतु भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं है, केवल स्विट्जरलैंड में ही प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। अगला प्रश्न है बच्चों, भारतीय संविधान में किस प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? ऑप्शन ए है सामाजिक, ऑप्शन बी है राजनीतिक, ऑप्शन सी है आर्थिक। बच्चों भारतीय संविधान में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक तीनों प्रकार के ही न्याय की व्यवस्था की गई है और इन तीनों तथ्यों को भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना है उसमें अंकित किया गया है। तो बच्चों आप इस प्रकार का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो ज़रूर हल कर लेना। अगला प्रश्न है बच्चों, भारतीय संविधान में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय की अवधारणा किस क्रांति से प्रेरित है? बच्चों ये क्वेश्चन भी यूपीएससी तथा एसएससी के एग्जाम्स में आ चुका है। आपको बताना है कि आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय की जो अवधारणा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उसको किस क्रांति से प्रेरित होकर लिया गया है? तो बच्चों सही उत्तर है ऑप्शन ए, रूस की क्रांति से इस अवधारणा को लिया गया है, यानी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की अवधारणा को रूस की क्रांति से लिया गया है। बच्चों सामाजिक न्याय का अर्थ होता है प्रत्येक व्यक्ति के साथ जाति, रंग, धर्म, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव न किया जाए, उसके साथ समान व्यवहार हो। इसी को हम सामाजिक न्याय कहते हैं, यानी कि समाज में यदि कोई व्यक्ति रह रहा है तो उसके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। राजनीतिक न्याय का अर्थ यह हो जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए। ऐसा ना हो कि किसी व्यक्ति को अलग से अधिकार दिया जा रहा है, उसको अलग से सम्मान किया जा रहा है, तो वह नहीं होना चाहिए। राजनीतिक न्याय सभी को मिलना चाहिए। आर्थिक न्याय का अर्थ है बच्चों आर्थिक कारणों के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं किया
जाए, यानी कि यदि कोई व्यक्ति गरीब है तो ऐसा ना हो कि विधि के समक्ष उसके साथ समान व्यवहार ना हो। तो इस तरह से बच्चों इस क्वेश्चन में हमने आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय के बारे में देखा, जिसको हमने अपने भारत के संविधान की प्रस्तावना में किस देश से लिया है, रूस की क्रांति से। और बच्चों आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय के बारे में आपको विस्तार पूर्वक इस क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए, ताकि आप क्वेश्चंस को आगामी परीक्षा में आसानी से हल कर सकें। अगला प्रश्न है बच्चों, निम्न में से कौन से आदर्श फ्रांस की क्रांति से प्रेरित हैं? ऑप्शन ए है स्वतंत्रता, ऑप्शन बी है समता, ऑप्शन सी है बंधुत्व। बच्चों फ्रांस की क्रांति से यह तीनों ही आदर्श भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिए गए हैं। हमने इस लेक्चर के पहले जो वीडियो देखा उसमें बच्चों हमने भारत के संविधान के निर्माण में देखा था कि लगभग 60 देशों के संविधान का लगभग अवलोकन करके भारत का संविधान का निर्माण किया गया। और इसी तरह से जैसे रूस की क्रांति से प्रेरित होकर भारत की संविधान में सामाजिक, आर्थिक और न्याय की अवधारणा को डाला गया, उसी तरीके से भारत की संविधान की प्रस्तावना में फ्रांस की क्रांति से भी प्रेरित इन तथ्यों को भारत की संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित किया गया है। अगला प्रश्न है बच्चों, फ्रांस की राजधानी का क्या नाम है? जिनेवा, ओंटारियो, पेरिस, मैनचेस्टर। बच्चों ऑप्शन सी सही उत्तर है, फ्रांस की राजधानी का नाम है पेरिस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए नेपाल। बच्चों यह क्वेश्चन विभिन्न देशों की राजधानी से संबंधित है और कई बार एग्जाम्स में देश का नाम और राजधानी पूछी जाती है। इसमें या फिर सुमेलित करने के लिए पूछा जाता है या ऑप्शन में किसी देश की राजधानी का नाम दे दिया जाता है। तो बच्चों इसमें आप देख पा रहे होंगे कि कंबोडिया की राजधानी सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है बच्चों, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में किस प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना को बच्चों अवश्य पढ़ें और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इस प्रस्तावना को पढ़ने से ही हल कर सकते हैं। जैसे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना का यदि आप पढ़ते हैं तो विचारों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और आस्था की स्वतंत्रता तीनों का ही उल्लेख भारत की संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। अगला प्रश्न है बच्चों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि के समक्ष समता का प्रावधान किया गया है? तो बच्चों इस प्रश्न में पहले तो प्रश्न को ही अच्छे से समझ लेना जरूरी है कि विधि के समक्ष समता का क्या मतलब होता है। विधि के समक्ष समता से आशय बच्चों यह है कि किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष कोई विशेषाधिकार नहीं है, यानी कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान हैं। तो बच्चों यह अनुच्छेद 14 में अंकित किया, यानी विधि के समक्ष समता का प्रावधान अनुच्छेद 14 में दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बच्चों भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र 21 वर्ष है, यानी कि कोई भी व्यक्ति 21 वर्ष की उम्र के बाद मत दे सकता है। भारत में प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र है। तीसरा ऑप्शन है, राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो बच्चों आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो बच्चों भारत में वयस्क मताधिकार तो है, किंतु उम्र 21 वर्ष ना होकर 18 वर्ष है। इसके साथ भारत में प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र है, यानी दूसरा ऑप्शन भी सही है। और राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी कि यह तीनों तथ्य ही सत्य हैं। अगला प्रश्न बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है? यह बच्चों निम्नलिखित प्रावधान हैं जो किसी देश से लिए गए हैं। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा प्रावधान किसी एक देश से नहीं लिया गया है। यानी मूल अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं, सत्य कथन है बच्चों। बंधुत्व फ्रांस से लिया गया है, यह भी सत्य कथन है बच्चों। मौलिक कर्तव्यों का जो प्रावधान है उसको आयरलैंड देश से लिया गया है, यह भी कथन सत्य है बच्चों। केवल डी कथन असत्य है, क्योंकि संसदीय लोकतंत्र को ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है, राष्ट्रपति सरकार का प्रमुख होता है। दूसरा कथन है, प्रधानमंत्री राज्य का प्रमुख होता है। तो बच्चों इसमें ऑप्शन डी सही उत्तर है। यह दोनों ही कथन असत्य हैं। राष्ट्रपति सरकार का प्रमुख नहीं होता है, बल्कि राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख यानी देश का यानी राष्ट्र का प्रमुख होता है। और प्रधानमंत्री बच्चों सरकार का प्रमुख होता है, यानी दोनों कथन असत्य हैं। इस तरह से ऑप्शन डी सही उत्तर है। बच्चों आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा? यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको आगे आने वाला वीडियो जल्दी ही प्राप्त हो सके। धन्यवाद। बच्चों आप सभी का मेरे YouTube चैनल इजी क्लियर एग्ज़ाम में एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों हम इंडियन पॉलिटी से संबंधित 10,000 बहुविकल्पीय प्रश्नों की टेस्ट सीरीज हल कर रहे हैं, जिसमें से पहले 2 वीडियो में हमने 50 क्वेश्चन हल किए हैं और इस वीडियो में हम आगे के 25 प्रश्न और हल करेंगे। तो बच्चों बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस देश से प्रेरित हैं? बच्चों पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भारत का जो संविधान है उसको लगभग 60 देशों के संविधानों का अवलोकन कर बनाया गया है। तो भारतीय संविधान में मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार उल्लेखित हैं?
मौलिक अधिकार जिनको अमेरिका के संविधान से भारत के संविधान में लिया गया है बच्चों, वह भारतीय संविधान के भाग 3 में है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का उल्लेख किस अनुच्छेद से लेकर के किस अनुच्छेद तक है? बच्चों, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का उल्लेख अनुच्छेद 13 से लेकर के अनुच्छेद 36 तक है। इस तरह से ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? बच्चों, सबसे पहले तो आपको मैग्ना कार्टा के बारे में जान लेना ज़रूरी है। मैग्ना कार्टा यह मौलिक अधिकारों का एक घोषणा पत्र था जिसको ब्रिटेन में लाया गया था और इसी आधार पर भारत में मूल अधिकारों का जो भाग 3 है उस भाग को ही भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अगला प्रश्न बच्चों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, मूल अधिकार गैर न्यायोचित है। कथन दूसरा है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायोचित है। बच्चों, इन कथनों में आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है। बच्चों, मूल अधिकार न्यायोचित है तथा नीति निर्देशक सिद्धांत गैर न्यायोचित हैं। तो इस तरह से ये दोनों ही कथन असत्य हो जाते हैं। बच्चों, इस प्रश्न को हम थोड़ा विस्तार से और जानेंगे। जैसे कि भारत में मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से प्रेरित है, हमने पहले क्वेश्चन में देखा था। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में उल्लेखित हैं। उसके साथ साथ भारतीय संविधान में मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक उल्लेखित हैं। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है तथा मौलिक अधिकार न्यायोचित अधिकार होते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं बच्चों। इन्हीं से बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं और भारत के संविधान में जो मूल अधिकार यानी भाग 3 है, इनमें से हर एग्ज़ाम में एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। तो आप भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार के बारे में ज़रूर विस्तृत पूर्वक जानकारी ले लें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए है, मूल अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्श हैं। सरकार के कठोर नियमों से नागरिक स्वतंत्रता की सुरक्षा करते हैं मूल अधिकार। विधायिका की तानाशाही को भी मूल अधिकार रोकते हैं। बच्चों, ये तीनों ही कथन सत्य हैं। इस तरह से ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाता है। यानी जो मूल अधिकार हैं उनसे राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना होती है और ये जो सरकारें होती हैं उनके जो कठोर नियम हैं उनमें से मूल अधिकार ही उनके कठोर नियमों से उनकी रक्षा करते हैं तथा ये किसी प्रकार की तानाशाही को भी रोकते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन डी सही उत्तर है। मूल अधिकारों का उद्देश्य बच्चों भारत में राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों की स्थापना करना है। यानी कि भारत में राजनीतिक लोकतंत्र बना रहे, इसके लिए मूल अधिकारों को भारतीय संविधान में रखा गया था। मूल अधिकार देश में व्यवस्था बनाए रखने, देश के कठोर नियमों जो कि सरकार के जो कठोर नियम होते हैं उनसे नागरिकों की रक्षा भी करते हैं। यानी कि अगर कोई भी नियम किसी भी नागरिक की स्वतंत्रता को छीनते हैं तो वह नागरिक सीधे ही सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय में उसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। मूल अधिकार का उद्देश्य बच्चों कानून की सरकार की स्थापना करना है, ना कि व्यक्तियों की। तो इस तरह से बच्चों भारत के संविधान में जो मूल अधिकार हैं वह भारतीय नागरिकों के चहुमुखी विकास के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मूलतः संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? बच्चों, जब हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था तो उस समय हमारे मूलतः संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। तो इस तरह से ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाता है। बच्चों, यह क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि हमारा संविधान को कब अंगीकृत किया गया। तो बच्चों 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। बच्चों, जब मूलतः संविधान को अंगीकृत किया गया था तो उस समय 7 मौलिक अधिकार थे। उनमें से था पहला समता का अधिकार,
दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, छठवां संपत्ति का अधिकार तथा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। लेकिन वर्तमान में संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत की संसद किस किस से मिलकर बनती है? बच्चों, आप सभी ने न्यूज़ में देखा होगा, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारत की नई संसद का उद्घाटन किया। तो आपको बताना है कि भारत की जो संसद होती है निम्न में से किस किस से मिलकर बनी होती है। तो बच्चों, भारत की संसद लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति से मिलकर बनी होती है। इस तरह से ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है? आपको बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह कथन सत्य है बच्चों। कथन बी, राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है, यह कथन बच्चों असत्य है। राज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति को मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं, यह कथन भी सत्य है। और भारत सरकार के मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। बच्चों, भारत में विभिन्न सरकारी पदों पर मंत्रियों, प्रधानमंत्रियों की नियुक्ति से संबंधित हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। जैसे कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, राज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है बच्चों? राष्ट्रपति को भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है वह शपथ दिलाता है। और भारत सरकार के जो मंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति भी प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। तो बच्चों, नियुक्ति से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आए आप आसानी से हल कर लेना। इस क्वेश्चन को आप अगर 2-3 बार पढ़ लेंगे तो आसानी से हल कर लेंगे। सरकारिया आयोग का संबंध निम्न में से किससे है? बच्चों, सरकारिया आयोग क्वेश्चन एसएससी सीरियल, यूपीएससी तथा यूपीपीसीएस जैसे एग्जामों में लगभग हर दूसरे साल या प्रतिवर्ष पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों। सरकारिया आयोग का संबंध केंद्र और राज्य संबंध से है। इस तरह से ऑप्शन ए सही उत्तर। अगला प्रश्न बच्चों, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए निम्नतम कितनी आयु होनी चाहिए? यानी कि आपको लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए, सदस्य बनने के लिए आपको कितनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए? बच्चों, 25 वर्ष या उससे अधिक का कोई भी व्यक्ति लोकसभा का सदस्य बन सकता है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक लोकसभा सीट वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है बच्चों मध्य प्रदेश। तो बच्चों, उत्तर प्रदेश सर्वाधिक लोकसभा सीट वाला राज्य है। और बच्चों, इसका कारण यह है कि उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक विधानसभा सीट वाला राज्य कौन सा है? बच्चों, जैसे उत्तर प्रदेश सर्वाधिक लोकसभा सीट वाला राज्य है, उसी तरह से सर्वाधिक विधानसभा सीट वाला भी राज्य उत्तर प्रदेश है, क्योंकि यहाँ की जनसंख्या सर्वाधिक है। अगला प्रश्न है बच्चों, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होनी चाहिए? बच्चों, इसके पहले हमने प्रश्न देखा था कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष की आयु होना चाहिए। उसी तरह से लोकसभा तथा इसके साथ साथ राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए बच्चों कम से कम 30 वर्ष की आयु होना आवश्यक है। इस तरह से ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाता है। बच्चों, इस प्रश्न में हम आयु से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे, जैसे कि किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम कितनी आयु चाहिए बच्चों? वो है 35 वर्ष। और राज्यपाल बनने के लिए भी 35 वर्ष, और उसी के साथ साथ उपराष्ट्रपति भी 35 वर्ष की आयु पूरी कर लेना चाहिए। इसके साथ लोकसभा का सदस्य बनने के लिए बच्चों 25 वर्ष, राज्यसभा का बनने के लिए 30 वर्ष। बच्चों, मताधिकार की आयु भारत में कितनी है? 18 वर्ष। हमने पहले डिस्कस किया था प्रश्न बच्चों कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय 21 वर्ष थी मताधिकार की आयु, किंतु बाद में इसको घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। विधानसभा सदस्य बनने के लिए बच्चों आयु चाहिए 25 वर्ष। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए बच्चों आयु होनी चाहिए 30 वर्ष। इस तरह से आप याद रखिए, जैसे कि विधानसभा और लोकसभा में सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष, और राज्यसभा और विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए आपको 30 वर्ष की आयु चाहिए। और इसके साथ साथ मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम आयु आपको 25 वर्ष होनी चाहिए।
अगला प्रश्न है, भारत में संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से प्रेरित है? बच्चों, भारत के संविधान में लगभग 60 देशों के संविधान के प्रावधानों को लिया गया है और इसी तरह से संसदीय प्रणाली को बच्चों भारत के संविधान में ब्रिटेन के संविधान से अंगीकृत किया गया है। अगला प्रश्न है बच्चों, राष्ट्रपति बनने के लिए किसी भी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? बच्चों, आयु से संबंधित हमने इसके पहले विस्तार पूर्वक चर्चा किया था। आप आयु से संबंधित सभी प्रश्न को अब हल कर सकते हैं, जैसे कि राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। अगला प्रश्न है बच्चों, राष्ट्रपति बनने के लिए निम्न में से कौन सी योग्यता होना आवश्यक हो जाता है? बच्चों, राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रपति पद ग्रहण करने के पूर्व उसको भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 35 वर्ष आयु पूरी होनी चाहिए और लोकसभा सदस्य चुने जाने योग्य होना चाहिए। और इसके साथ साथ बच्चों, सरकार के किसी भी लाभ के पद को भी राष्ट्रपति पद ग्रहण करते समय उस व्यक्ति को ग्रहण नहीं किया होना चाहिए, यानी कि इन सभी योग्यताओं का होना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। अगला प्रश्न है, संविधान में आपातकाल की व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो भारत में आपातकाल की व्यवस्था भारतीय संविधान में प्रावधान किया है और यह जर्मनी के संविधान से प्रेरित है। इस तरह से ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न बच्चों, निम्नलिखित में से कौन से आपातकाल की व्याख्या भारत के संविधान में नहीं है? ऑप्शन ए हो जाता है राष्ट्रीय आपातकाल, ऑप्शन बी है राजकीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल और राजनीतिक आपातकाल। बच्चों, राजनीतिक आपातकाल भारतीय संविधान में नहीं है। बच्चों, भारतीय संविधान में आपातकाल की व्यवस्था जर्मनी के संविधान से प्रेरित है। यह विस्तार पूर्वक तथ्य है, आप बार बार पढ़िए ताकि आपको प्रश्न हल करने में आसानी होगी। और भारत में आपातकाल सिर्फ राष्ट्रपति ही लगा सकता है, यानी और कोई व्यक्ति आपातकाल नहीं लगा सकता है। आपातकाल के संबंध में संविधान में भाग 18 में इनका वर्णन किया गया है। और आपातकाल 3 प्रकार के हैं, राष्ट्रीय आपातकाल, राजकीय आपातकाल और वित्तीय आपातकाल। आप इन अनुच्छेदों को भी याद रखिए, यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, यदि उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देना चाहे तो वह किस व्यक्ति को अपना त्यागपत्र संबोधित करेगा? बच्चों, भारत में यदि उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देना है तो वह अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति के नाम पर संबोधित करेगा। इस तरह से ऑप्शन ए सही उत्तर है। बच्चों, भारत में उपराष्ट्रपति का पद ग्रहण करने के लिए कुछ योग्यताएं हैं, जिनमें से व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 35 वर्ष की आयु पूरी कर लेनी चाहिए और राज्यसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने योग्य होना चाहिए। इसके से साथ साथ बच्चों, वह व्यक्ति किसी भी लाभ के पद पर ना हो, ना तो किसी केंद्र सरकार के, ना ही राज्य सरकार या ना ही किसी स्थानीय प्राधिकरण के लाभ के पद पर होना चाहिए। ये सभी उपराष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं हैं। अगला प्रश्न बच्चों, राष्ट्रपति शासन संविधान की किस अनुच्छेद के अंतर्गत लागू किया जाता है? बच्चों, अभी हमने आपातकाल के संबंध में चर्चा किया था, तो इस तरह से हमने देखा था कि अनुच्छेद 356 के अंतर्गत किसी भी राज्य में यदि राज्यपाल सलाह करता है राष्ट्रपति को कि इस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए, तो बच्चों अनुच्छेद 356 की सहायता से राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। यानी कि अनुच्छेद 356 राजकीय आपातकाल से संबंधित है। अगला प्रश्न है बच्चों, देश के पहले राष्ट्रपति जिनका संबंध राजनीति से नहीं था। बच्चों, आपको बताना है कि भारत में एकमात्र राष्ट्रपति थे जो कि राष्ट्रपति बनने से पहले वह राजनीति से संबंधित नहीं थे, और बच्चों वह थे APJ अब्दुल कलाम। इस तरह से ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न बच्चों, भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय मताधिकार की आयु कितनी थी? यानी कि 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ तो उसके पश्चात हमारे भारत के संविधान में मताधिकार की आयु को 21 वर्ष निश्चित किया गया था। इस तरह से ऑप्शन बी सही उत्तर है।
बच्चों अगला प्रश्न है, किसी संविधान संशोधन के द्वारा मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। बच्चों इसके पहले हमने क्वेश्चन देखा था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात मताधिकार की आयु थी 21 वर्ष, लेकिन उसको घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। तो बच्चों यह 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा किया गया था और वर्तमान में सार्वभौमिक मताधिकार की आयु है 18 वर्ष। बच्चों भारत में मत देने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? बच्चों भारत में प्रत्येक व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष हो गई है वह भारत में मत देने का अधिकार रखता है और भारत में मत देने का अधिकार एक प्रकार से राजनीतिक अधिकार है। इस तरह से ऑप्शन ए सही उत्तर है। बच्चों भारत में मताधिकार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। भारत में सार्वभौमिक मताधिकार का सिद्धांत अपनाया गया है। भारत में किसी भी व्यक्ति को जाति, धर्म, वंश के आधार पर मताधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। बच्चों आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा? यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। तथा उनके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। बच्चों इस टेस्ट सीरीज को देखने के पश्चात, हल करने के पश्चात आप इंडियन पॉलिटी से संबंधित कठिन से कठिन प्रश्न हल कर पाएंगे। और बच्चों इस टेस्ट सीरीज को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि दूसरे बच्चों को भी इस टेस्ट सीरीज का फ़ायदा मिल सके। तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम 25 प्रश्नों को हल करेंगे तथा उनके बारे में विस्तार से जानकारी लेंगे। बच्चों यदि आपको यह वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। भारत देश की प्रकृति के बारे में कौन सा कथन सही है? बच्चों भारत देश की प्रकृति के बारे में प्रस्तावना में चर्चा किया गया है। आपको बताना है कि भारत देश की प्रकृति कैसी है। बच्चों भारत देश समाजवादी है, लोकतांत्रिक है या साम्यवादी है या गणतांत्रिक है या धर्मनिरपेक्ष है या फिर संप्रभु राज्य है? बच्चों भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत देश की प्रकृति के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। इस आधार पर बच्चों भारत देश की प्रकृति के बारे में साम्यवादी शब्द सही नहीं है और इसके साथ साथ भारत देश की प्रकृति के बारे में ऑप्शन सी सही उत्तर है, यानी साम्यवादी भारत साम्यवादी देश नहीं है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक संप्रभु, लोकतांत्रिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और एक गणतांत्रिक देश है। इससे क्वेश्चन बच्चों बनता है और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। बच्चों मूल संविधान में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द भी नहीं थे। इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को प्रस्तावना में जोड़ दिया गया। इस बात को भी आप याद रखें कि समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द मूल प्रस्तावना में नहीं थे। अगला प्रश्न बच्चों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बच्चों भारत में एकल नागरिकता है। कथन दूसरा हो जाता है एकल नागरिकता ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित है। आपको बताना है कि इन दो कथनों में से कौन सा कथन सही है या दोनों सही हैं या दोनों गलत है। बच्चों भारत में एकल नागरिकता है तथा एकल नागरिकता को ब्रिटेन के संविधान से अपनाया गया। इस तरह से ऑप्शन सी सही उत्तर। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। एकल नागरिकता ब्रिटेन संविधान से प्रेरित है। अभी हमने हाल ही में पढ़ा भारतीय संविधान के निर्माण के समय 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया गया था। पीछे वाले वीडियो अगर देखेंगे बच्चों तो हमने इस बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा भी किया है। और बच्चों संविधान निर्माण में कुल 64 लाख रुपए खर्च हुए। अगला प्रश्न है बच्चों, किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है? अमेरिका का संविधान, चीन का संविधान, भारत का संविधान या इंडोनेशिया का संविधान? तो बच्चों ऑप्शन सी सही उत्तर है। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है।
अगला प्रश्न है नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिए गए हैं। बच्चों भारत के संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इस तरह से ऑप्शन ए सही उत्तर है। मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं। आपको बताना है बच्चों कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों को किस देश से लिया गया है। ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है बच्चों जर्मनी, ऑप्शन डी है रूस। बच्चों भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस देश से लिया गया है। बच्चों हमने पहले पढ़ा कि नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है बच्चों, और इसी तरह साथ साथ भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को रूस के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न बच्चों भारतीय संविधान के स्रोत के बारे में जानकारी लेते हैं। बच्चों मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, अभी हमने पढ़ा था। मूल कर्तव्य रूस के संविधान से, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से, संसदीय प्रणाली बच्चों ब्रिटेन से ली गई है, एकल नागरिकता ब्रिटेन से ली गई है, संघीय सरकार कनाडा के संविधान से, आपातकाल की व्यवस्था जर्मनी के संविधान से, और संविधान संशोधन की जो व्यवस्था है बच्चों वह दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रेरित है। बच्चों भारत के संविधान के स्रोतों के बारे में कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि किस संविधान से कौन से तत्व को लिया गया है। तो इस प्रश्न को तथा इसकी विस्तार पूर्वक चर्चा जो हमने की है इसको आप याद रखिए। अगला प्रश्न है बच्चों भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के कल्याणकारी राज्य को घोषित करने से संबंधित है। बच्चों भारत के संविधान का अनुच्छेद 39 भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करता है। अगला प्रश्न है भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है। बच्चों इसमें ऑप्शन बी सही उत्तर है। भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष विपक्षी दल का नेता होता है। इस तरह से ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है बच्चों भारत सरकार का मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके लिए जिम्मेदार होता है। ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी है लोकसभा, ऑप्शन डी है राज्यसभा। बच्चों मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से लोकसभा के लिए जिम्मेदार होता है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। बच्चों यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भारत में लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो बच्चों ऑप्शन डी सही उत्तर है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मौलंकर थे। अगला प्रश्न बच्चों संविधान के अनुसार एक वर्ष संसद के कम से कम कितने सत्र होने चाहिए। आपको बताना है कि संसद में एक वर्ष के भीतर कम से कम कितने सत्र होने चाहिए। तो बच्चों ऑप्शन बी सही उत्तर है। एक वर्ष में कम से कम 2 सत्र होना आवश्यक है। अगला प्रश्न है राज्यसभा का सभापति कौन होता है। ऑप्शन ए है बच्चों उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी है वित्त मंत्री, ऑप्शन डी है गृह मंत्री। बच्चों उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। उपराष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हम लेंगे, जैसे कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। अभी हमने पिछले प्रश्न में चर्चा किया। बच्चों उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के बाद 2 नंबर का नागरिक होता है, यानी कि पहले नंबर का नागरिक अपने भारत देश का राष्ट्रपति होता है और दूसरे नंबर पे उपराष्ट्रपति आता है। उपराष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं क्या होनी चाहिए बच्चों। भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी करनी चाहिए, राज्यसभा का सदस्य बनने योग्य होना चाहिए, उसके साथ साथ सरकार के किसी लाभ के पद पर भी नहीं होना चाहिए। यह बच्चों उपराष्ट्रपति पद की योग्यताएं हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति को कौन शपथ ग्रहण करवाता है। आपको
बताना है बच्चों कि भारत का जो राष्ट्रपति है उसको कौन शपथ ग्रहण करवाता है। आप सभी ने टीवी वगैरह में देखा होगा कि भारत के राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्च नहीं किया जा सकता है। भारत में कोई भी सरकारी खर्च किस संस्था या किस व्यक्ति की अनुमति से ही किया जा सकता है। तो बच्चों वह है संसद। संसद की स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्च नहीं हो सकता है। बच्चों भारत की संसद जो है वो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनी होती है। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि भारत की संसद में कौन कौन शामिल है। तो बच्चों राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ऊपरी सदन राज्यसभा कहलाती है या उच्च सदन कहते हैं। निचली सदन को हम लोकसभा के नाम से जानते हैं। बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर। संसद में कितने दिन की अनुपस्थिति के बाद संसद सदस्य अपनी सदस्यता खो देता है। बच्चों यदि कोई भी सांसद संसद में बिना बताए 60 दिन तक अनुपस्थिति रहता है तो संसद से उसकी सदस्यता रद्द हो जाती है। तो इस तरह से ऑप्शन डी सही उत्तर है। कोई भी व्यक्ति या सांसद 60 दिन तक अनुपस्थिति रहने पर उसका संसद सदस्य नहीं रह जाएगा। संसदीय लोकतंत्र मतलब एक व्यक्ति एक मत, यह कथन किसने दिया था। बच्चों संसदीय लोकतंत्र का मतलब है एक व्यक्ति एक मत, यह कथन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिया था। इस तरह से ऑप्शन ए सही उत्तर। अगला प्रश्न बच्चों, लोकसभा का सत्र चलाने के लिए कुल सदस्य संख्या का कितने सदस्य होने चाहिए। बच्चों भारत में संसद के किसी भी सदन को चलने के लिए मिनिमम कुल सदस्यों की संख्या अनिवार्य है, वह कितनी होनी चाहिए यह आपको बताना है। तो बच्चों इसमें ऑप्शन बी सही उत्तर है। कम से कम 1/10 सदस्य संख्या जरूर होनी चाहिए किसी भी सत्र को चलने के लिए। अगला प्रश्न है, भारत का प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रह सकता है जब तक कि ऑप्शन ए है संसद का सदस्य है, ऑप्शन बी है लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव है। बच्चों ऑप्शन सी है उम्र 75 वर्ष नहीं हो जाती है, ऑप्शन डी राष्ट्रपति बर्खास्त न कर दे। बच्चों भारत का प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रह सकता है जब तक कि उसको लोकसभा में विश्वास प्राप्त है, यानी कि उसका जो राजनीतिक दल है उसको विश्वास यानी कि उसको बहुमत प्राप्त है। यदि उसको लोकसभा में विश्वास प्राप्त नहीं होगा यानी बहुमत नहीं होगा तो वह प्रधानमंत्री नहीं रह जाएगा, उसको अपने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। आपने कई बार न्यूज़ चैनल्स में देखा होगा कि विभिन्न तरीक़ों से सदन में विश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। अगला प्रश्न है बच्चों, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री का नाम क्या है। बच्चों भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे, तो इसमें ऑप्शन बी सही उत्तर है। भारत में प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार पटेल थे, जिनको हम आयरन मैन यानी लौह पुरुष भी कहते हैं। सरदार पटेल भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। आपको बताना है बच्चों भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। इसमें बच्चों ऑप्शन ए सही उत्तर है। सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी और यह उत्तर प्रदेश से थी। अगला प्रश्न है बच्चों, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री का नाम क्या है। आपको बताना है बच्चों भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री का नाम क्या है। बच्चों ऑप्शन सी सही उत्तर है। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी। बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर। लोकसभा तथा विधानसभा चुनाव में जमानत राशि जब्त हो जाती है यदि कोई भी व्यक्ति कुल वैध मतों का कितना प्राप्त नहीं कर लेता है। यानी आपको बताना है बच्चों कि
कोई भी व्यक्ति अगर चुनाव लड़ रहा है तो उसकी जमानत राशि होती है वह जब्त हो जाएगी यदि वह कुल वैध मतों का कितना प्रतिशत वोट नहीं प्राप्त होता है। तो बच्चों वह है 1/6, यानी कुल वैध मतों का 1/6 वोट अगर उसको नहीं मिलता है तो उसकी जमानत राशि जब्त हो जाएगी। अगला प्रश्न बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? आपको बताना है कि कौन सा निम्न में से मौलिक अधिकार नहीं है। तो बच्चों, संपत्ति का अधिकार वर्तमान में मौलिक अधिकार नहीं है। मूलतः संविधान में संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था, किंतु 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा भारतीय संविधान से संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया और वर्तमान में बच्चों संपत्ति का अधिकार केवल कानूनी अधिकार है। बच्चों, वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं, जिनमें से समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। मूलतः संविधान में बच्चों कितने मूल अधिकार थे? 7। संपत्ति के मौलिक अधिकार को बच्चों अभी कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? बच्चों इसके पहले ही हमने चर्चा किया है। भारतीय संविधान में बच्चों कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। इस तरह से ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न बच्चों, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लेखित है? बच्चों अभी हमने चर्चा किया था मौलिक कर्तव्यों को रूस के संविधान से लिया गया है और यह भारतीय संविधान में भाग 4 का काम में उल्लेखित है। बच्चों आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा? यदि आपको पसंद आए तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।